हमने संज्ञा के प्रकार समझे थे और इस वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता पाठ 1 की कविता मातृभूमि, इसका हम वाचन करेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। आए इसमें शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची और विलोम समझेंगे। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी है। मातृ, कविता का नाम है मातृभूमि। तो मातृ अर्थात माँ, जननी, जो बच्चों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करती है और उनके सारे दुख और कष्टों को हर लेती है और हमेशा यही कामना करती है कि उसके बच्चे सुखी रहें और अपना जीवन यापन अच्छे से करें। ऐसी ही हमारी मातृभूमि है, हमारी भारत माँ है, जिसकी गोद में हम जन्म लेते हैं, हम पलते बढ़ते हैं और इसकी गोद में अंत में सो जाते हैं। सोहनलाल द्विवेदी ने अब इस कविता में भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन किया है। भौगोलिक विशेषताएं अर्थात यहाँ के पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जीव जंतु, ये सभी इन्हीं को ही हम कहेंगे भौगोलिक विशेषताएं। हमारी भारत भूमि में महान व्यक्तियों ने और महापुरुषों ने जन्म लिया है। कवि कहते हैं कि हमें इनका अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण अर्थात इनके दिखाए हुए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। इनकी जो सीख है इसका हमें पालन करना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न जीव जंतु और नदियाँ, पहाड़ है, ये हमारे भारत माता के अलंकार है, इनसे वो विभूषित है। अर्थात अलंकार अर्थात कि आभूषण और विभूषित होना अर्थात इससे युक्त है। इसकी सुंदरता, हमारे भारत देश की सुंदरता इन अलंकारों से ही है। यहाँ पर कवि ने इसका हमारे देश का गौरव गान किया है, अर्थात इसके गुणों को बताया है, हमारी मातृभूमि की महानता को बताया है। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं अपनी कविता। अब इसके पहले हम यहाँ कुछ शब्दों के अर्थ समझेंगे। पखार, पग, पग अर्थात चरण, पैर, पखार अर्थात धोना, तल, तल अर्थात जमीन का निचला हिस्सा, नित्य मतलब रोजाना, नित्य, प्रतिदिन, सिंधु सागर, समुद्र, छटाएं अर्थात सुंदर दृश्य, सुंदर नजारे, छहर अर्थात छाना, पुण्य भूमि अर्थात पवित्र भूमि, पावन भूमि, स्वर्ण भूमि अर्थात सोने के समान मूल्यवान, सोने के समान कीमती हमारी भूमि। अब प्रारंभ करते हैं हम अपनी कविता। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। गंगा पवित्र नदियां लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात इस कविता का अर्थ है इन पंक्तियों का कि हमारा जो देश है, हमारी जो भारत माता है, उसका मुकुट हिमालय है और वो इतना ऊंचा है जैसे कि वो आकाश को छू रहा हो, आकाश को चूम रहा हो। और हमारी भारत माता के चरण हिंद महासागर अर्थात सिंधु सागर धो रहा है। हमारे देश में गंगा, यमुना नदियां पवित्र नदियां हैं और हमारे देश में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, स्थान है, इतने सुंदर सुंदर दृश्य हैं कि पल पल वो अपना रूप भी बदलते हैं और अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य पल पल हमें देखने को मिलते हैं, छा जाते हैं। ये हमारी पुण्य भूमि है, पावन और पवित्र भूमि है और हमारी जन्मभूमि, ये सोने के समान कीमती, स्वर्ण के समान मूल्यवान है हमारी भूमि। अब देखिए इसका अर्थ तो आप समझ गए। अब हम इसमें कुछ शब्द समझेंगे जिनका की जो कि संज्ञा है। अब हिमालय, हिमालय, गंगा, यमुना, और ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये शब्द आएंगे। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे नदियां और आकाश, ये जातिवाचक संज्ञा है। अब कुछ शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं जिनके कि हम पर्यायवाची समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है पवित्र अर्थात पावन और पुनीत। अब दूसरा शब्द मैंने लिखा है यहाँ पर गंगा, सुर नदी और
देव नदी। अब तीसरा शब्द है यहाँ पर यमुना, अर्थात इसका है सूर्यपुत्री पर्याय। और कालिंदी। अब सिंधु काव्य अर्थ आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और इसके पर्याय समुद्र, सागर। अब पवित्र और आकाश, यहाँ विलोम शब्द में लिखूंगी इनके, पवित्र का अपवित्र और आकाश का पाताल। अब इस कविता, इन पंक्तियों का भावार्थ समझने के बाद हम अगली पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। अब कविता का भावार्थ समझने से पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ समझेंगे। अमराइयाँ अर्थात आम का बगीचा। मलय अर्थात ये एक पर्वत का नाम है जहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में चंदन के वृक्ष हैं। अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। झरने अनेक झरते हैं जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारे देश में इतने सुंदर सुंदर हमें दृश्य देखने को मिलते हैं कि कहीं पहाड़ियों पर झरने झर रहे हैं, उनकी कलकल की ध्वनि बहुत मधुर है, हमारे कानों में रस घोल रही है। कहीं पर सुंदर सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं पेड़ों पर, और उनके कलरव से, उनकी आवाज से हम आनंदित हो रहे हैं। और देखते हैं कहीं कहीं आम के बगीचे हैं और वो इतने घने हैं कि उनकी घनी छाया में सूरज की धूप धरती तक नहीं आ पाती। कोयल के कूक से हमें आनंद मिलता है। कोयल कितनी मीठी वाणी में गाती है, उसकी कूकू हमें प्रसन्नता प्रदान करती है। और जो मलय पवन अर्थात चंदन की सुगंध वाली हवा बहती है, वो हमारे तन मन को संवारती है। संवारना मतलब हम ऐसे अच्छे कार्य करें, ऐसे अच्छे कर्म करें कि हम अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके और हमारे अच्छे कार्यों से दूसरे भी लाभान्वित हों। ये हमारी धर्म भूमि है। धर्म भूमि अर्थात कि नीति के अनुसार कार्य हो, और धर्म का अर्थात यही है कि हम नीति के अनुसार ही कार्य करें। ये हमारी कर्म भूमि है, अर्थात कि हम यहाँ पर कार्य करते हैं और ऐसे कर्म करें कि हमारे देश का, हमारे समाज का भला हो। ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी मातृभूमि है। अब यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। आप इस कविता का भावार्थ समझ ही गए होंगे। अब इन पर्यायवाची शब्दों पर आप ध्यान दीजिए। कोयल, कोयल के हैं पर्याय पी, कोकिला। और पवन के पर्याय हैं वायु, समीर। अब यहाँ पर जो पर्यायवाची लिखे गए हैं, इनके शब्द लिखे गए हैं, इनके पर्यायवाची देखते हैं। पिक, सारिका। पवन के पर्याय वायु, हवा। अब अनेक मैंने शब्द लिखा है, इसका विलोम एक। तो बच्चों, हमने आज मातृभूमि कविता के दो भागों का अर्थ समझा और इसमें आने वाली व्याकरण पदावली को भी समझा। अब अगले वीडियो में हम इसके अंतिम भाग को समझेंगे।